ठीक ठाक है ना। तो यदि हाँ हाँ ओपन बुक टेस्ट वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर क्लोज बुक टेस्ट तो कोई ये नहीं, वो तो पढ़ेंगे याद करेंगे एग्ज़ाम दे देंगे। वो तो क्लोज बुक एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं, आपने भोजन किया उल्टी कर दिया बस, और कुछ नहीं है उसमें, उसमें तो और कोई काम है ही नहीं। पर मेनली तो ओपन बुक एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस है, और उसके लिए आपको एम्स को समझना होगा। और भक्ति शास्त्री कोर्स में 12 एम्स में से मेनली 5 या 6 एम्स को समझना है बस। और उसको ठीक से समझ जाए तो क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, और क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इजीली। और मेरा ऐसा विश्वास है, कोई भी भक्त यदि क्लास अटेंड करता है और टीचर भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और विद्यार्थी भी अगर सिस्टम को समझ जाता है, उनके लिए एग्ज़ाम कोई प्रश्न यही नहीं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। जब प्रश्न देगा उसी वक्त तो आंसर लिख के दे सकता है, उनके लिए टाइम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इतना इजी है, पर सिस्टम को समझना चाहिए, अन्यथा मतलब एम्स को समझना चाहिए। अगर प्रश्न में एम्स उसका समझ आ गया तो, और क्लास सुना तो इजीली आंसर लिख पाएंगे। और यदि क्वेश्चन में वो एम्स को क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, एम्स के साथ प्रश्नों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कठिनाई होगा, क्या लिखेंगे। तो इसलिए एम्स को थोड़ा क्लियर होना आवश्यक है। मैं उस पर थोड़ा एक क्लास लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं कल से शुरू करूँगा। आज का टाइम हो पाएगा? 1.5 घंटा तो टाइम आज नहीं मिलेगा, मुझे 1.5 घंटा चाहिए उसके लिए। हाँ आज आधा घंटे है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सके आज मैं इसको ये करेंगे। आप सभी को 12 एम्स का नाम याद है? हम्म, 12 एम्स के नाम किस किस को याद है? कृपया हाथ उठाइए ना। एक्चुअली में भक्ति शास्त्री कोर्स में जिन भक्तों का सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम का टेंशन है, इसमें मेरे को 2 चीज़ दिखाई देता है। एक, उनको विषय को समझना इजीली समझ जाए और एग्ज़ाम का टेंशन दूर हो जाए, तो वो बहुत ही रुचि के साथ क्लास सुनेगा। और यदि एग्ज़ाम का टेंशन होता है और तभी वो मतलब कितना ही उनको रोचक ढंग से समझाया जाए तो वो रुचिपूर्वक नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वो टेंशन पहले ख़त्म करता हूँ कि वो टेंशन रहता है तो वो ठीक से क्लास में रुचि नहीं रख पाते और ध्यान से सुन नहीं पाते। 12 एम्स के नाम याद रखने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। 3 शब्द याद रखेंगे आप तो ये 12 एम्स का नाम याद रहेगा। जानते हैं आप? कप, फेट, मार्स। KUPP कप, KUPP कप। फेट FATE फेट। और मार्स MARS। 3 वर्ड, इसमें 12 एम्स, ये 3 वर्ड याद रखेंगे तो 12 एम्स का नाम याद रहेगा। K फॉर नॉलेज, ज्ञान। U फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। P फॉर प्रीचिंग एप्लीकेशन, और सेकंड P फॉर पर्सनल एप्लीकेशन। कप हो गया। 4 एम्स हो गया ना इसमें।
K for knowledge, U for understanding, P for preaching application, and P for personal application. प्रचार में प्रयोग और व्यक्तिगत प्रयोग. फिर सेकेंड वर्ड क्या है? फेथ. F for faith and conviction, विश्वास एवं दृढ़ता. Faith and conviction. A for authority. T for theological application, सैद्धांतिक प्रयोग. E for evaluation, मूल्यांकन. चार चार 8 एम्स का नाम हो गया. ने कितना हुआ? 8 हो गया. अब तीसरा वर्ड क्या है? मार्स. एम फॉर मूड एंड मिशन. ए फॉर एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रिटी. एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रेशन. इसका हिंदी क्या होगा? एकेडमिक एंड मोरल, शैक्षिक एंड नैतिक. शैक्षिक एंड नैतिक. हाँ, शैक्षिक एंड नैतिक सामंजस्यता. मूड एंड मिशन. ए फॉर एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रिटी. नेक्स्ट आर फॉर responsibility. दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी. और एस फॉर शास्त्र चक्षु. इनमें से भक्ति शास्त्री कोर्स में आपको पहला 4 और तीसरे शब्द के मूड एंड मिशन और शास्त्र चक्षु, ये 6 एम के आधार पर सारे क्वेश्चंस होता है. बाकी जो एम्स है भक्ति वैभव कोर्स में जरूरत पड़ेगा. भक्ति शास्त्री कोर्स में बाकी का कोई आवश्यक नहीं है. फिर भी समझना होगा, समझना चाहिए एम्स को, क्योंकि ये एम्स आपको भक्ति वैभव में समझाया नहीं जाएगा. जब आप भक्ति वैभव कोर्स करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी जिसको पहला कक्षा दूसरे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, उसको उसी के आधार पर जब उसके अगले कक्षा में जब सिलेबस आता है वो उसको रिपीट नहीं करेगा, नहीं समझेगा. उस समय अगर उन चीज़ों को वो छोड़ दिया समझना, तो आगे चलकर विद्यार्थी को बहुत कठिनाई, डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है. ठीक उसी प्रकार यद्यपि भक्ति शास्त्री कोर्स में ये बाकी एम्स को आपको इसमें आपका कोई इसका उपयोग नहीं है, फिर भी आपको समझना होगा. यदि आप आगे की ओर कोर्स करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं मैं भक्ति शास्त्री कर लिया बस और कुछ नहीं है, तो नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं. पर यदि आगे भी और आप शास्त्र अध्ययन के आगे की कोर्स भी करना चाहते हैं, तो ये टाइम है, ये समय है,
इन सारी एम्स को समझना। और केवल भक्ति शास्त्री एम्स अगर आपका लक्ष्य है तो नहीं भी, तो केवल ये 6 एम्स को समझना जरूरी है इस कोर्स के लिए। पहला 4 और लास्ट वर्ड का जो मूड एंड मिशन एंड शास्त्र चक्षु, बस ये 6 एम्स के ऊपर ओपन बुक क्वेश्चन होता है। जितने भी ओपन बुक क्वेश्चन होगा ये 6 एम्स के ऊपर होगा, इसके बाहर होगा ही नहीं। इसी के आधार पर ही ये सिलेबस बनाया गया, चाहे BIHE हो, JIHE हो या MIHE हो, सभी सारे स्टैंडर्ड ये 6 एम्स के ऊपर ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसलिए 6 एम्स को समझना जरूरी है इस कोर्स के लिए। तो मैं ये 6 एम्स के ऊपर क्लास लूँगा, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बाकी एम्स को मैं समझाऊँगा, नहीं तो क्रॉस करके मैं अपना क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, हाँ। पहला है नॉलेज, ज्ञान। जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नॉलेज का अर्थ उसको स्मृति में रखना। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि रीडिंग किया और भूल गया, उसको नॉलेज नहीं कहते। नॉलेज, ज्ञान का मतलब होता है जो मेरे यादों में, स्मृति में मैं स्टोर कर सका, तो वो मेरा नॉलेज, वो मेरा संपद, वो मेरा संपत्ति होता है। ज्ञान के रूप में वो मेरा संपत्ति, धन होता है। ज्ञान, नॉलेज जीवों के लिए धन, संपत्ति जैसे हैं। पर सामान्य तो व्यक्ति, जैसे सामान्य लोग, संसार के लोग एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ता है, बहुत से चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते कि मैं इसको स्मृति मुझे रखना है। पर जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, हमारी विचार यह होना चाहिए कि मुझे यहाँ जो जानकारी मिल रहा है उन जानकारी को मैं अपने स्मृति में रखूं। और स्मृति में रखने के लिए उन बातों को, उन सिद्धांतों को, उन विषयों को हमें क्या करना होगा। अगर किसी विषय को हमें यादों में रखना हो तो उनको बार बार रिपीटिंग करना होता है, यह प्रोसेस है। तो नॉलेज, ज्ञान संग्रह का प्रोसेस यह है कि इसको हम बार बार रिपीट करें, इसका बार बार यूटिलाइज करेंगे तो हमारे स्मृति में रहेगा। यदि हम इसका व्यवहार नहीं करेंगे तो यह नॉलेज हमसे निकल जाएगा। हम नॉलेज प्राप्त करने के बावजूद हमारा धन, हमारा संपत्ति नहीं रहेगा। इस कारण आप सभी यहाँ पर मैं देख दीजो गौरांग प्रभु ना, क्या नाम, दिजराज प्रभु हैं, इतने अच्छे प्रचार है, कितने अच्छे, बहुत अच्छे प्रचार है। ऐसे कोई भक्त यहाँ पर है, कैसे हो करते हैं? क्योंकि ये उपयोग करते हैं, जो सीखे हैं उसको व्यवहार कर रहे, उपयोग कर रहे, जिस कारण स्मृति में है। अगर उन्होंने प्रचार करना बंद कर देंगे, 1 साल बाद सब कुछ गायब हो जाएगा। जैसे उपयोग बंद हो जाएगा, ये बार बार रिपीटेशन के कारण वो स्मृति में बैठ जाता है। तो यह अभ्यास करना, इसी को नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि पढ़ लिया या सुन लिया हो गया, नॉलेज हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम जब शास्त्र अध्ययन करेंगे, हमें इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होगा। यह है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ जानना, जानकारी होना। और नेक्स्ट एम जो है अंडरस्टैंडिंग। जितने भी क्लोज बुक एग्जाम का प्रश्न होगा, ये पहला एम के आधार पर, पहला एम नॉलेज, क्लोज बुक एग्जाम यानी नॉलेज के आधार पर, बस और कुछ नहीं। अब क्लोज बुक एग्जाम आपको प्रिपेयर्ड होना है तो आपको वही करना होगा जो मैंने अभी बताया। आपको बार बार रिपीट करना होगा, चाहे किसी को बोल के या खुद आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ, जो आपने याद, जो पढ़ा, जो सुना, उसको दीवार को सुनाओ, किसी को सुनाओ, उपयोग करना होगा।
चाहे श्लोक रिसाइटेशन हो, श्लोक मेमोराइज करना हो, या कुछ भी, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या कुछ भी हो, उसको आपको रिपीट करना होगा। दिन में हम हजारों बातें बोलते हैं, तो उनमें से आप 10 मिनट निकाल लीजिए, बस 10 मिनट पागल की तरह बड़बड़ बड़बड़ बग जाओ। क्लोज बुक एग्जाम का प्रिपरेशन वही है और कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है। उसको रिपीट करना होगा और कुछ भी नहीं है। यह है और क्लोज बुक एग्जाम नॉलेज के आधार पर, और बाकी किसी एम के आधार पर है ही नहीं। क्लोज बुक एग्जाम है या नहीं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एनालॉजी से फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और क्या है क्लोज बुक एग्जाम में? और कुछ है नहीं। तो उसको तो आपको बार बार आप रिपीट करेंगे तो भी होगा, और इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एवरीडे जो क्लास के दौरान जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो जानेंगे, उसको रिपीट करना है, तो क्लोज बुक एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। पर अगर आप रिपीटेशन इसको अगर आपने व्यवहारिकता में नहीं किया तो आपको टेंशन हो जाएगा, बहुत टेंशन हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसका एक और प्रोसेस मैं बता दूंगा, हाँ, जब मैं क्लास करूंगा, कैसे आपको याद रखना है, हाँ, कुछ और डिटेल में बता दूंगा। इसको रिपीटेशन करने की कोई तरीका भी होते हैं, है ना। जैसे जो क्लास सुना, जो टीचर ने बता दिया, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कभी बताए थे, कभी जब विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर ढूंढ नहीं पाते तो वो हेल्प लेते हैं, टीचर बता देते हैं ये इसका आंसर है। क्लास के समय ये तो तैयारी क्लास के दौरान ही चलता रहता है। अब उसको अपने स्मृति में रखने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं क्लास के दौरान बता दूंगा क्या करना है, जिससे आप इसको, और ऐसे करेंगे आप लाइफ टाइम के लिए आपका याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग, तो ज्ञान मतलब सामान्य अर्थ जानना, और जानने का तात्पर्य या अर्थ यह होता है उसको स्मृति में रखना, याद में रखना। अन्यथा जैसे कुछ पूछा जाए, हाँ मुझे तो मैं पढ़ा तो था, याद नहीं, तो इसको ज्ञान कहेंगे क्या आप? नहीं ना। जो चीज़ हम कितना ही सुने, कितना ही पढ़े, अगर मेरे यादों में, स्मृति में नहीं है तो वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, है या नहीं? तो ज्ञान उसी को ही कहा जा रहा है जो मैं स्मृति में रखा हूँ, वो ज्ञान है। जो मेरे स्मृति में ही नहीं है तो अज्ञान में चला गया, ज्ञान में अंदर नहीं आएगा। दूसरा एम जो है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से ओपन बुक के लिए, यहाँ से शुरू। ओपन बुक एग्जाम में नॉलेज की कोई, नॉलेज के बिना, नॉलेज के ऊपर बाकी सारे एम आधारित है। नॉलेज एम के ऊपर बाकी सारे एम आधारित है। तो इसलिए जो विद्यार्थी जितने अधिक मात्रा में नॉलेज का अभ्यास करेंगे, वो प्रोसेस में बताऊंगा, उनके लिए बाकी एम्स को समझना उतना ही आसान होगा। पर जो नॉलेज का अभ्यास नहीं करेंगे वो समझ तो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो समझ तो जाएंगे, पर वो अपने व्यवहारिकता में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत से भक्त हैं, उनका बहुत सालों से, वर्षों से, हाँ, शास्त्र सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्तों के संग से रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, नॉलेज बहुत है, पर उनको अगर माइक्रोफोन के सामने खड़े कर देंगे, बैठा देंगे, कुछ नहीं बोल पाते, हेजिटेशन, झिझकता आ जाती है उनमें। क्योंकि अभ्यास नहीं किया, इस कारण। तो ये अभ्यास सबसे महत्व, जो जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही आगे की उनका प्रगति में उसी पर डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस पर। तो वो प्रैक्टिस की तरीका मैं क्लास के दौरान बताता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ समझना, जानना
और समझना बाह्य रूप से एक ही जैसा लगता है, एक्सटर्नली दोनों का मीनिंग एक ही जैसा लगता है, समझना और जानना, पर दोनों में अंतर है। यदि हम इसको गंभीरता से विचार करेंगे तो अंतर समझ पाएंगे, जानने में और समझने में क्या अंतर है ना। जानने का अर्थ परिचित होना, समझने का अर्थ उस विषय को एक्सप्लेन करने में सक्षम होना। अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है मतलब वो जानता तो है पर समझता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो। इस संसार में कितने प्रकार के प्राणी हैं, जीव प्रजाति? 84 लाख प्रकार के प्रजाति। क्या हम समस्त प्रजातियों से परिचित हैं? 84 लाख प्रकार के प्रजातियों, जीव प्रजातियों से परिचित है? नहीं ना। अब मान लीजिए कुत्ता से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं कभी कुत्ता नहीं देखा, मान लीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं इस प्राणी को देखा और मैं आपसे पूछा प्रभु जी ये क्या है, स्वाभाविक है मैं यही पूछूंगा ये क्या है, तो आपने कहा ये कुत्ता है। तो मैंने पूछा कुत्ता क्या होता है? आपने कहा कुत्ता कुत्ता होता है। आपने कहा कुत्ता कुत्ता होता है, तो इसका मतलब हुआ कुत्ता को से आप परिचित है पर कुत्ता का अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं है। अगर जब मैंने पूछा था कुत्ता क्या होता है तो आप कुत्ता के विषय में एक्सप्लेन कर पाते थे, पर मैंने पूछा कुत्ता क्या होता है, आपने कहा कुत्ता कुत्ता होता है। ऐसे किसी व्यक्ति ने, आपने कहा हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और वो व्यक्ति पूछा आत्मा क्या होता है? आत्मा आत्मा होता है, आत्मा भगवान का अंश है। ये भगवान का अंश आत्मा ये क्या? आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आत्मा के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नॉलेज है, परिचय, मतलब उस विषय में आपका जानकारी, पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब विषय को एक्सप्लेन करना, उसकी गुण, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण आदि को एक्सप्लेन करना, यह है अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने पूछा कुत्ता क्या होता है, यदि आप यह कहते कुत्ता एक ऐसे प्राणी है ये बहुत वफादार होता है, ये अपने मालिक के बहुत वफादार होता है और इसका सुनने का शक्ति बहुत तेज है, दूर की आवाज़ से ये पहचान लेता है किसकी आवाज़ है, इसका सूंघने का शक्ति बहुत तेज है, गंध से ये पहचान जाता है। इस प्रकार से कुत्ता की लक्षण, विशेषताएं, गुण को एक्सप्लेन कर सकते, तो मतलब आपका कुत्ता का अंडरस्टैंडिंग है, समझे। ऐसा ही जो भी हम शास्त्र के सिद्धांत सीखेंगे, जानेंगे, उसको एक्सप्लेन करना सीखना होगा। वो एक्सप्लेन करना हम कैसे सीखेंगे? ये एक कला है, उस कला को आपको सीखना होगा। अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको एक्सप्लेन करने का एक कला होता है। और इस कला को जब कोई सीख जाएंगे, उनके लिए किसी विषय में प्रवचन करना, समझाना, किसी को लेक्चर करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा, या किसी प्रश्न का आंसर लिखना, उनका हाथ रुक के नहीं रहेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनमें वो अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको एक्सप्लेन करते करते उनका वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए जो एक्सपर्ट होता है वो किसी एक पॉइंट पर घंटा लेक्चर करते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई प्रभुपाद जी हैं, भागवत के पहला श्लोक में कितने क्लास किए हैं ना,
कितने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग। भक्ति शास्त्री कोर्स का उद्देश्य है कि भक्तों को, प्रभुपाद क्या चाहते थे कि भक्त शास्त्र अध्ययन करके शास्त्र के सिद्धांतों को जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जब तक विषय अंडरस्टैंडिंग न हो तब तक एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। किसी भी विषय जानने से उसका अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उस ज्ञान को व्यवहारिकता में, प्रैक्टिकली ज्ञान को अप्लाई करना हो तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बिना अंडरस्टैंडिंग को एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, और बिना एप्लीकेशन से रियलाइजेशन संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य भक्ति ज्ञान को, विज्ञान को रियलाइज करना। हम देखिए, जब से हम प्रभुपाद के संपर्क में आए, इस्कॉन के संपर्क में आए, तब से हमें पता चला कि हम यह शरीर नहीं है, है ना? ऐसा नहीं। जब हम प्रभुपाद के संपर्क में आए, इस्कॉन के संपर्क में आए, तब से हमें यह जानकारी मिला है कि हम यह शरीर नहीं है, है ना? पर इस ज्ञान का क्या हमें रियलाइजेशन हुआ? रियलाइजेशन दूर की बात है, क्या एप्लीकेशन कर पा रहे हैं हम इसका अप्लाई, इस ज्ञान का अप्लाई कर पा रहे हैं? नहीं। अभी थोड़ा सा शरीर में कुछ तकलीफ आती है तो हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, जबकि हम वर्षों से यही जानकारी हमें मिलता आ रहा है कि हम यह शरीर नहीं है, पर इस ज्ञान का अप्लाई हम नहीं कर पा रहे। और अप्लाई नहीं कर पा रहे तो रियलाइजेशन कहाँ से आएगा? और अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ज्ञान है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हमें विषय को हम अंडरस्टैंड नहीं कर लेते तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं करेंगे तो रियलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ये भक्ति शास्त्र महाराज जी, जो कोई भक्त हो सकता है ऐसा सोच रहे हैं, महाराज जी हम पर इतना क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या जरूरत है, हम तो अच्छे से हरिनाम कर रहे हैं, मंदिर में रह रहे, सेवा कर रहे हैं, भगवान के धाम में है, ये हम पर क्यों इतना जबरदस्ती ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं महाराज? कोई भक्त ऐसा सोच सकते हैं, पर हमें समझना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यदि हम इस बात को समझे तब तो यह विचार नहीं आएगा कि हम पर ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव क्यों डाला जा रहा है। जो भी तो अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लास सुनेंगे, जो भी सिद्धांत, जो भी जानकारी आपको मिलेगा, प्रत्येक विषय को उसको पॉइंट आउट करके उसको एक्सप्लेनेशन करने की कला सीखिए। और आप लोग अगर मेरे क्लास ध्यान से सुनेंगे, वो कला आप सीख जाएंगे। और मेरा उद्देश्य यही है, मैं आप लोगों को वो कला सिखाऊं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रश्न का आंसर लिखने के लिए। टीचर बोलेंगे 500 वर्ड में लिखो, आप 50 वर्ड में हाथ बंद हो गया, क्या लिखेंगे? तो अब आप बोलोगे नहीं सर आपको तो नहीं, प्रभु जी आपको, मेरे को तो थोड़ा वो वर्ड लिमिट बढ़ा दीजिए, मैं इतने कम शब्दों में क्या, थोड़ा वो वर्ड लिमिट आप ही खुद कहोगे। अभी आपका विचार है 500 शब्द क्या लिखूंगे, इसमें क्या लिखूंगा मैं, ऐसा भाव आ रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और यह एक कला है। इस कला को आपको सीखना होगा, हर विषय को, हर बात को। अध्ययन के संबंध में, व्यवहारिक जीवन में, अध्ययन के संबंध में, व्यवहारिक जीवन में यह कला बहुत जरूरी है।
एक बार हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु क्लास में एक बात बताया था, मेरा याद है कि यह कला ऐसा है जैसे किसी विषय को बहुत ही विस्तृत विषय है, उसको संक्षेप में प्रेजेंट करना, और बहुत ही संक्षिप्त रूप है उसको इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके उसको विस्तार रूप में प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ये एक कला होता है। और जो इस कला को जो विद्यार्थी सीख जाएंगे उनके लिए एग्जाम कोई टेंशन की विषय है ही नहीं, कोई भी टेंशन की विषय नहीं। इस संबंध में एक उदाहरण दिया जाता है। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही दरिद्र था, निर्धन दरिद्र, पर वो गुरु कृष्ण के प्रति बहुत ही श्रद्धावान और भक्तिमान थे। एक दिन उनके गुरु उनके घर पर आए थे। वो इतने निर्धन था कि गुरु की सेवा के लिए भी व्यवस्था करने की उनके पास कोई धन नहीं था। फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने अपने गुरु का स्वागत, आदर, सत्कार आदि सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार किए। करने के बाद गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब गुरु प्रसन्न होकर अपने शिष्य से कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपने इच्छा अनुरूप वर मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो उस शिष्य का मतलब उस व्यक्ति का सिचुएशन ऐसी था कि उनके पिताजी अंधा थे, अंधा हो गए थे, आंखों का दृष्टि चला गया था कुछ बीमारी के कारण। उनके माता बहुत ही बीमार थी और उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए उनके पत्नी बहुत दुखी थे। इस प्रकार वो अपने परिवार की उनका परिस्थिति ऐसा था, तो वो सोचने लगा कि गुरु से अगर मैं अपने पिताजी के लिए वरदान मांगूं तो बाकी मेरे माँ और पत्नी दुखी हो जाएंगे, माँ के लिए वरदान मांगूं तो बाकी लोग दुखी हो जाएंगे, क्या करूं, क्या वरदान मांगूं। तो उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुदेव मेरे को एक दिन टाइम दीजिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, कल मांग लेना। तो उनका एक मित्र था, एक भक्त था, साधु था, एक मित्र था। वो अपने मित्र के पास गए और जाके अपना यह बात बताया कि गुरुदेव प्रसन्न होकर मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो मैं क्या वरदान मांगूं, ये इसलिए मैं कन्फ्यूज हूँ, किसके लिए वरदान मांगूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं धन मांगूंगा तो परिवार के सभी लोग मुझ पर असंतुष्ट होंगे कि मेरा आंखों के लिए पिताजी कहेंगे, मेरा दृष्टि के लिए क्यों नहीं वरदान मांगा। ऐसे तो जीवन बीत रहा है, बीत जाता, धन नहीं भी मिलता, कम से कम मैं तो आंखों से देख पाता। माँ कहेंगी कि मेरे बीमारी दूर हो जाता, ऐसा वरदान मांगना चाहिए था। पत्नी कहेंगे हमें संतान प्राप्ति के वरदान मांगना चाहिए था। तो मैं अब कन्फ्यूज हूँ, क्या वरदान मांगू गुरु से। तो उनके मित्र ने कहा इसके लिए तुम इतना चिंतित क्यों हो, सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी से जाके कहो कि गुरु महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए अपने पोता का मुंह दिखना चाहता है। तो उसने कहा कि गुरु महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए अपने पोता का मुंह दिखना चाहता है। तो सभी के लिए वरदान हो गया, मांग लिया ना उसने। पिताजी का भी दृष्टि आ गया, पोते का मुंह दिखना चाहता है तो मतलब दृष्टि चाहिए उनको। सोने की थाली में खाते हुए मतलब धन भी हो गया, और धन आया माता का इलाज भी कर पाएंगे। माता बीमार है ना तो उसका इलाज भी हो जाएगा।
और पत्नी दुखी है, पोते का मुंह देख रहे हैं, मतलब संतान भी हो जाएगा। तो सभी का वरदान मांग लिया। तो देखिए एक बातों में सभी आ गया। ये एक कला होता है, इसको अलग अलग कितना सेंटेंस हो जाएगा, जबकि एक सेंटेंस में इसको एक कला होता है और एक ही सेंटेंस को अलग अलग विषय में एक्सप्लेन किया जाता है। जस्ट मैं एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दिया, पर शास्त्रों के आधार पर रिलेट करके मैं उदाहरण दे सकता हूँ। हाँ, जब ऐसे इस तरीक़ा से उदाहरण मैं जब क्लास करूँ, क्लास के दौरान ऐसे इस सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, या ये जो विस्तृत विषय है इसको संक्षेप में 3 सेंटेंस में बताइए जिसमें सारे बातें आ जाए। तो एक कला होता है, और यह कला जब आप सीखेंगे आपके लिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स और एग्जाम कोई टेंशन नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको टेंशन रहेगा कुछ, और वो जरूरी है। और जब तक आपका ये डर दूर न हो जाए तब तक आप ध्यान से क्लास नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है। तो काल का क्लास मैं इसके आधार पर लूँगा, ठीक है। अभी और क्लास मतलब कंटिन्यू करें या कोई टाइम हो गया? प्रसाद का टाइम होता है 3 बजे तक। सभी भक्तों से निवेदन है, क्योंकि 1 बजे प्रभु जी का क्लास शुरू होगा, 5 मिनट का पहले बलराम हॉल पे आ जाइए, क्योंकि ऐसा किसी के लिए लेट नहीं किया जाएगा क्यों क्लास लेट में चले। ये ध्यान रखिए टाइमिंग, क्योंकि पहले प्रभु जी ने पढ़ा चुके हैं, मुकुंदत्त प्रभु, पहले भक्तों को स्वच्छता और पंक्चुअलिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। वृंदावन मंदिर का तरफ से, मैनेजमेंट का तरफ से हमें शांता नरसिंह प्रभु को एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लास आपका एवरीडे 1 to 3 होगा। संडे मंडे कुछ छुट्टी नहीं मिलेगा, केवल एकादशी के दिन ध्यान दें, तभी ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। और शांता नरसिंह प्रभु जैसे बताए, महाराज ने हम लोग को कष्ट दे रहा है ऐसा पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। सभी लोग को महसूस करना चाहिए पढ़ने के लिए कितना आनंद आता है। और हम लोग महाराज का पास ऋणी है, क्योंकि ये मंदिर में लास्ट में हो रहा है भक्ति शास्त्री। यहाँ पे बहुत सारे 30 साल का भक्त है, 35 साल का भक्त है, 40 साल के भी भक्त है, बैठे हैं सब, लेकिन भक्ति शास्त्री लास्ट में हो रहा है। हर मंदिर में हो चुका है, बम्बे में, जयपुर में, मायापुर में, हर मंदिर में, लेकिन ये मंदिर पीछे है। सिर्फ महाराज का कृपा से ये भक्ति शास्त्री हो रहा है। एक बार महाराज के लिए हरि बोल बोलिए। हरि बोल। ठीक है महाराज, हरे कृष्णा।